जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजीएस बिहार बोर्ड में। और आज हम 12th क्लास के इनऑर्गेनिक का जो 6 चैप्टर है एनसीईआरटी में, उसी में हम लोग लेक्चर 1 देखे थे और आज लेक्चर 2 है। और पिछले क्लास में हम लोग अयस्क के बारे में पढ़े थे, खनिज के बारे में पढ़े थे और धातु कर्म के बारे में पढ़े थे, गैंग के बारे में पढ़े थे, फ्लक्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग देखेंगे कि धातु कर्म के अंतर्गत निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाते हैं। जैसे देखिए, अयस्कों का सांद्रण, प्रसाधन या सज्जीकरण। दूसरा है सांद्रित अयस्कों का ऑक्साइड में परिवर्तन। फिर धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन, धातु का शुद्धिकरण या शोधन। यहाँ तक हम लोग देखे थे और आगे हम लोग देखेंगे कि अयस्कों का सांद्रण या प्रसाधन क्या है। अयस्कों का सांद्रण या प्रसाधन क्या है, तो इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखिए, लिखा हुआ है कि अयस्कों से गैंग, गैंग में जैसे आता है रेत, मिट्टी, कंकर, यानी अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, को भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा पृथक के मतलब होता है अलग करना की प्रक्रिया को सांद्रण कहते हैं। यानी अयस्कों का सांद्रण, यानी अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को दूर करने के लिए जो हम भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया अपनाते हैं, जो विधि अपनाते हैं, उसी को अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। अब इसके अंतर्गत हम लोग निम्नलिखित विधि अपनाते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग निम्नलिखित विधि जैसे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का ही दूसरा नाम है द्रवीय धावन विधि। क्या नाम है? द्रवीय धावन विधि। दूसरा है चुंबक पृथक्करण विधि। तीसरा फेन प्लवन विधि या झाग प्लवन विधि। चौथा है निच्छालन विधि और पांचवा है वैद्युत स्थैतिक सांद्रण। यह 5 विधि आपको पढ़ना है और पांचों को हम बारी बारी से आपको बताएंगे। देखिए, सांद्रण विधियों का विस्तृत विवरण, यानी जो विधि है उसमें हम कौन कौन सी विधि और सिद्धांत क्या है, उपयोग क्या है। अब देखिए, पहला है गुरुत्वीय पृथक्करण या द्रवीय धावन विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि या द्रवीय धावन विधि। अब यहाँ पे सिद्धांत में कहता है, यह विधि अयस्क और गैंग के कणों के आपेक्षिक घनत्व यानी भार के अंतर पर आधारित होता है। यानी यह विधि घनत्व के आधार पर हम अयस्क में जो गैंग होता है उसको हटाने के काम करते हैं। इसका प्रयोग मुख्य रूप से भारी अयस्क जैसे आयरन का अयस्क हेमेटाइट के लिए किया जाता है। किसका? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, यानी लोहा का जो भारी अयस्क होता है उसके लिए किया जाता है। अब इसमें प्रक्रिया में क्या करते हैं, तो सर्वप्रथम अयस्क को महीन चूर्ण के रूप में पीस लिया जाता है। यानी अयस्क का जो कण होता है उसको हम एकदम महीन कण के रूप में पीस लेते हैं, महीन कर लेते हैं। इस चूर्ण को ढलान वाली सतह पर रखकर तीव्र जल धारा से धोया जाता है। ऐसे ढलान, ये ढलान है। और हल्की हल्की अशुद्धियाँ जल के साथ क्या होता है? बह जाता है। जैसे ही हम गिराएंगे तो जो अशुद्धि होगा पानी के साथ धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बह जाएगा, बह जाती है। जबकि भारी अयस्क सतह पर ही गड्ढा टाइप के रहता है ऐसे, तो भारी जो होगा इसमें बैठ जाएगा, सतह पर ही शेष रह जाता है। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, या हम एक और उपाय इसको हम कर सकते हैं कि एक बर्तन लेते हैं और जल के साथ उसको मिला देते हैं। एक डंडे की सहायता से हम इसको घुमाते हैं। क्या करते हैं? घुमाते हैं। डंडे की सहायता से इसको हम घुमाते हैं। अब जब घुमाना छोड़ देते हैं
तो अयस्क के कण भारी होने के कारण नीचे जमा हो जाता है और अशुद्धि हल्का होने के कारण ऊपर की ओर आ जाता है। जब बर्तन से हम जल को अलग करते हैं तो हमको शुद्ध अयस्क की प्राप्ति होती है। दूसरा है चुंबक पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन। अब यहाँ देखिए सिद्धांत, यह विधि तब प्रयुक्त होती है जब अयस्क या अशुद्धि में कोई एक पदार्थ चुंबकीय गुण रखता हो। यानी इस विधि का तभी उपयोग होगा जिसमें अयस्क या अशुद्धि एक दोनों कोई में एक चुंबकीय गुण पाया जाता होगा। प्रक्रिया, अयस्क के सूक्ष्म चूर्ण को एक बेल्ट पर डाला जाता है जो दो रोलर्स के ऊपर घूमती है। इनमें से एक रोलर चुंबकीय होता है और दूसरा चुंबकीय प्रभाव के कारण चुंबकीय पदार्थ रोलर के निकट एक ढेर में गिरता है, जबकि अचुंबकीय पदार्थ दूर गिरकर अलग हो जाता है। जैसे इसमें देखिए हम दो रोलर लेते हैं जिसमें एक रोलर चुंबक का बना होता है और दूसरा रोलर बिना चुंबक। चलिए इस तरह से हम बना दिए। चलिए इस पर से अयस्क के महीन कर्ण को गिराते हैं। अब यहां से देखिए धीरे धीरे आएगा। जो अयस्क के कण होता है भारी होने के कारण पीछे की ओर चिपक कर आ जाता है और जो हल्का होता है अशुद्धि यहाँ से आगे आ जाता है। यहाँ पे अशुद्धि है, क्या है, अशुद्धि है, और यहाँ पे शुद्ध अयस्क है। क्या है, शुद्ध अयस्क है। क्या है, शुद्ध अयस्क है। इसको हम चुंबक पृथक्करण विधि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, चुंबक पृथक्करण विधि कहते हैं। उसके बाद देखिए फेन प्लवन या झाग प्लवन विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो फेन प्लवन या झाग प्लवन विधि में जो होता है, इस विधि में उस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है जिसमें फैन से चिपकने का गुण होता है और हल्का होता है, उसी को हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं। अब यहाँ देखिए उपयोग, यह विधि विशेष रूप से किस अयस्क के लिए, सल्फाइड अयस्क के लिए। किस अयस्क के लिए, सल्फाइड अयस्क के लिए। अब आपसे पूछेगा कि फेन प्लवन विधि द्वारा किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्क में जैसे जिंक ब्लेंड हो गया, Ag2S हो गया, कॉपर पाइराइड्स हो गया, के सांद्रण के लिए उपयोग की जाती है। प्रक्रिया, एक बड़े पात्र में चूर्णित अयस्क, जल, चीड़ का तेल जिसको हम लोग पाइन का तेल बोलते हैं, और जैथोद का मिश्रण, यानी एक बड़ा बर्तन लेते हैं। क्या लेते हैं, एक बड़ा बर्तन लेते हैं। इसमें अयस्क के महीन कण को जल के साथ मिलाकर और क्या मिलाते हैं, देखिए चीड़ का तेल जिसको हम लोग पाइन का तेल, जैथोड मिला लेते हैं। जैथोड मिलाकर तैयार किया जाता है ना, जैथोड मिलाकर तैयार किया जाता है। उसके बाद वायु की तीव्र धारा प्रवाहित करते हैं, यानी इसमें तेजी से वायु का झोंका प्रवाहित करते हैं। वायु का झोंका प्रवाहित करते हैं। वायु का झोंका प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, वायु का झोंका प्रवाहित करते हैं। तो प्रवाहित करने पर घिरनी तेजी से घूमती है और झाग उत्पन्न होता है। यानी जब हम वायु का झोंका प्रवाहित करते हैं तो अधिक मात्रा में झाग उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, झाग उत्पन्न होता है। अब जो अयस्क के कण होता है हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता है और फैन से चिपककर ऊपर आ जाता है। क्या आ जाता है, ऊपर। देखिए यहाँ सल्फाइड अयस्क के कण तेल से भींग कर झाग के साथ सतह पर आ जाता है, यानी ऊपरी सतह पर, जबकि भारी अशुद्धियां जल से भींग कर बर्तन के तल में बैठ जाती है। बर्तन के तल में बैठ जाती है। अंत में झाग को सुखाकर सांद्रित अयस्क प्राप्त कर ले। यानी जब बर्तन से हम फैन को अलग करते हैं और उससे सुखा लेते हैं तो हमको शुद्ध अयस्क की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है,
शुद्ध x की प्राप्ति होती है। अगला देखिए, अब नामक की क्या है, D% क्या है, अब नामक बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ देखिए, अब नामक में कहता है परिभाषा कि जब दो सल्फाइड अयस्क का मिश्रण उपस्थित हो और उन्हें एक दूसरे से अलग करने के लिए अब नामक का प्रयोग किया जाता है। यानी जब दो सल्फाइड अयस्क का मिश्रण है तो उसको अलग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो अब नामक का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, अब नामक का उपयोग करते हैं। जैसे गैलेना जिंक ब्लेंड के मिश्रण में सोडियम साइनाइड या NaCl अब नामक का प्रयोग होता है। यह PbS को झाग के साथ ऊपर आने देता है, परंतु ZnS को झाग में जाने से रोकता है। आपसे पूछेगा कि दो सल्फाइड अयस्क को अलग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो अब नामक का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, तो अब नामक का उपयोग करते हैं। आगे देखिए, निच्छालन विधि जो है अयस्कों के सांद्रण का एक रासायनिक विधि है। क्या है, अयस्कों का सांद्रण का रासायनिक विधि कौन है, निच्छालन विधि है। कौन है, निच्छालन विधि है। तो यहाँ पे देखिए सिद्धांत क्या कहता है कि यह एक रासायनिक विधि है जिसमें अयस्क को एक ऐसे उपयुक्त विलायक में घोला जाता है जिसमें अयस्क घुलनशील हो परंतु अशुद्धि क्या हो, अघुलनशील हो। यहाँ पे कहा है कि अयस्क घुलनशील हो जबकि अशुद्धि अघुलनशील हो, यानी जो नहीं प्रक्रिया में आते हैं। प्राप्त विलयन को छानकर अघुलनशील अशुद्धियों को पृथक कर दिया जाता है। इसके पश्चात शेष विलयन में उपयुक्त अवक्षेपक मिलाकर शुद्ध अयस्क का अवक्षेप प्राप्त कर लिया जाता है। जैसे हो गया बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण, इसे NaOH के साथ सांद्र विलयन में घोलकर अशुद्धि दूर की जाती है, फिर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित कर शुद्ध किया जाता है। यानी बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण जब हम करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सांद्र विलयन में घोलकर क्या निकालते हैं, अशुद्धि को हम लोग क्या कर लेते हैं, दूर कर देते हैं। क्या करते हैं, दूर करते हैं। और फिर हमको क्या प्राप्त होता है, एल्युमिनियम ट्राईहाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित कर शुद्ध किया जाता है। अब देखिए अयस्कों के सांद्रण का ऑक्साइड में परिवर्तन। तो सांद्रित अयस्क प्रायः कार्बोनेट, सल्फाइड या हाइड्रोक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, हाइड्रोक्साइड के रूप में पाया जाता है, जिनमें सीधे धातु प्राप्त करना जटिल होता है। इसके विपरीत धातु ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण तुलनात्मक रूप से सरल होता है। अतः अयस्कों को पहले ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है और इस परिवर्तन की दो मुख्य विधियां हैं। यानी कह रहा है कि सांद्रित अयस्क को प्रायः कार्बोनेट, सल्फाइड, हाइड्रोक्साइड में पाए जाते हैं, इसे सीधे प्राप्त करना जटिल है। इसके विपरीत धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण तुलनात्मक रूप से सरल होता है और अतः अयस्कों को पहले ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। और इसके परिवर्तन के दो विधि है। दो विधि कौन कौन है, तो पहला जारन या भर्जन, दूसरा है निस्तापन, दूसरा है निस्तापन। पहला जारन या भर्जन, दूसरा निस्तापन। अब इसमें कहता है जारन या भर्जन है क्या, तो सांद्रित अयस्क को अकेले अन्य पदार्थों के साथ वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें धातु के ऑक्साइड की प्राप्ति होती है। क्या होता है, धातु के ऑक्साइड की प्राप्ति होता है और इसमें अशुद्धि SO2 के रूप में बाहर निकलता है। निस्थापन है कि वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। जारन या भर्जन वायु की उपस्थिति में, निस्थापन वायु की अनुपस्थिति में। अब यहाँ देखिए निस्तापन, कैल्सिनेशन, जब अयस्क को वायु की अनुपस्थिति या सीमित आपूर्ति में उसके गलनांक से
कम ताप पर गर्म किया जाता है, उसके गलनांक से क्या किया जाता है, कम ताप पर गर्म किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निस्तापन। यह विधि मुख्य रूप से कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड नमी युक्त अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है, खासकर किसमें, कार्बोनेट एक्स में निस्तापन का उपयोग किया जाता है। प्रभाव, इसमें अशुद्धियां CO2 या जल वाष्प के रूप में उत्सर्जित होकर क्या निकलता है, बाहर निकलता है। यानी निस्तापन में CO2 अशुद्धि के रूप में बाहर निकलता है, क्या करता है। उसके बाद देखिए समीकरण है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब गर्म किए हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड धातु के ऑक्साइड की प्राप्ति हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसमें धातु का कार्बोनेट विघटित होता है तो धातु के ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। इसी को हम लोग निस्तापन क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। उसके बाद देखिए भर्जन, बतेबे किए हैं कि वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम तापमान पर गर्म किया जाता है, तो यह प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है। यह विधि सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे में दिया है सल्फर, आर्सेनिक और फास्फोरस अशुद्धियां होती है। प्रभाव में देखिए अशुद्धि जैसे सल्फर आर्सेनिक ऑक्साइड बनकर उड़ जाती है और धातु भी ऑक्साइड में क्या हो जाता है, परिवर्तित। अब देखिए Zn को वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड अशुद्धि के रूप में बाहर मुक्त होता है। यानी निस्तापन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर मुक्त होगा और जारन में सल्फर डाइऑक्साइड मुक्त होता है। ये धातु की प्राप्ति, हम लोग धातु के ऑक्साइड की प्राप्ति दो विधि से करते हैं, पहला जारन या भर्जन, दूसरा निस्तापन। दूसरा देखिए विशेष तथ्य है, टिटेनियम और Ag जैसे कुछ धातुओं को ऑक्साइड से प्राप्त करना कठिन होता है, इसलिए इन्हें क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराकर क्लोराइड में क्या किया जाता है, बदल दिया जाता है। क्या किया जाता है, बदल दिया जाता है। अब निस्तापन और भर्जन में तुलनात्मक अंतर देखिए, तो विशेषता निस्तापन और भर्जन, ठीक है। अब यहाँ देखिए विशेषता में वायु की स्थिति क्या है, तो निस्तापन में वायु अनुपस्थित होता है और भर्जन में वायु का होता है, उपस्थित होता है। वायु क्या होता है, उपस्थित होता है। अयस्क का प्रकार, तेकरा में निस्तापन में कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड नमी युक्त अयस्क, इसमें मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्क, मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्क। उदाहरण के लिए ये समीकरण दोनों है और इसमें भी समीकरण देख लीजिए, दो गो समीकरण दिया हुआ है। अगर अंतर पूछेगा तो आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, आपको एग्जाम में 2 नंबर में जारन और निस्तापन में अंतर पूछ सकता है और एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ धातु कर्मीय के उष्मागतिकीय सिद्धांत, थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल, तो धातु कर्म की प्रक्रियाओं को समझने के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी विशेष ताप पर गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का समीकरण जो निम्न है, यानी डेल्टा जी मतलब परिवर्तन हो रहा है, उष्मा में परिवर्तन माइनस T डेल्टा S दिया है। अब यहाँ देखिए डेल्टा H क्या है, एंथैल्पी में परिवर्तन, किसमें, एंथैल्पी में परिवर्तन है। T क्या है, परम ताप, परम ताप किस में होता है, केल्विन में होता है। देखिए डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी में परिवर्तन। उसके द्वारा देखिए स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया, यदि गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का मान ऋणात्मक हो तो अभिक्रिया स्वतः होती है, यानी डेल्टा जी का मान अगर निगेटिव होता है तो अभिक्रिया स्वयं होगा, अभिक्रिया क्या होगा, स्वयं होगा। इसके लिए शर्त डेल्टा एच बड़ा होगा इससे, ठीक है, परम ताप है। और यह क्या है, अभी देखे हैं, देखिए यहाँ पे एंट्रोपी में परिवर्तन और डेल्टा एच एंथैल्पी में परिवर्तन, दोनों में अंतर है। एक
युग्मित अभिक्रिया, यदि दो अभिक्रियाओं का परिणामी डेल्टा जी ऋणात्मक हो तो वह दोनों अभिक्रियाएं क्या होगा, साथ साथ स्वतः संपन्न होती है, स्वतः संपन्न होती है। उसके बाद एलिंगम आरेख, एलिंगम आरेख विभिन्न तत्वों के ऑक्साइड निर्माण की मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी और ताप टी के मध्य खींचा गया ग्राफ क्या कहलाएगा, एलिंगम आरेख कहलाएगा। इसका उपयोग, यह आरेख किसी धातु के ऑक्साइड के अपचयन के लिए सबसे उपयुक्त अपचायक है चुनने में मदद करता है। जिससे समान अभिक्रिया धातु को हम ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो धातु का ऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, धातु का ऑक्साइड बनेगा। देखिए ये आलेख दिया है शोधन की विज्ञा। ताप का प्रभाव, आरेख में ऑक्साइड निर्माण की अभिक्रियाएं ऊपर की ओर जाती है और यह दर्शाती है कि ताप में वृद्धि के साथ डेल्टा जी का मान भी बढ़ता है, यानी अस्थायित्व का होगा, घटेगा। अस्थायित्व अपचायक का चयन, एलिंगम आरेख में नीचे स्थित धातु अपने से ऊपर स्थित धातु के ऑक्साइड के लिए एक प्रभावी अपचायक है, रिड्यूसिंग एजेंट है का कार्य करती है। समान अपचायक CO या कुछ विशिष्ट धातु अपचायक के रूप में हो सकता है। यह ग्राफ देख लीजिए, है ना। अब यहाँ प्रयुक्त होती है कार्बन की भूमिका, तो CO परिवर्तन के कारण कार्बन लगभग सभी धातुओं के लिए अपचायक का कार्य करता है, यानी अवकारक का कार्य करता है। अवस्था परिवर्तन, आरेख समांतर सरल रेखा में होता है परंतु धातु की भौतिक अवस्था बदलने पर रेखा का होता है, मुड़ जाता है, क्या होता है, मुड़ जाता है। देखिए स्वतः अपचायक, यदि डेल्टा जी का मान धनात्मक हो जाए तो धातु ऑक्साइड को अपचायित करने के लिए किसी बाहरी अपचायक की आवश्यकता नहीं होती है, केवल गर्म करने से ही क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। उसके बाद दूसरा देखिए धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन, यानी धातु के ऑक्साइड का हम अवकरण करेंगे। ऊपर में ऑक्सीकरण था, यहाँ अवकरण होगा। तो धातु ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटाकर शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए CO या सक्रिय धातु का उपयोग किया जाता है। इसकी प्रमुख विधियां दो है, एक प्रगलन विधि होगा, दूसरा एल्मिनोथर्मिक विधि होगा, विधि होगा। जैसे प्रगलन विधि, तो भर्जित या निस्तापित अयस्क को एवं गालक के साथ वाट या भट्ठी में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। परिणाम क्या होता है, धातु ऑक्साइड अपचयित होकर गलित अवस्था में भट्ठी के निचले भाग से प्राप्त होता है। अभिक्रिया देखिए, यानी धातु के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाने के लिए अगर हम कार्बन का उपयोग करते हैं तो इसी को प्रगलन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रगलन कहते हैं। दूसरा धातुमल का निर्माण, अयस्क की अगलनीय अशुद्धियां गालक से क्रिया कर धातुमल बनाती है। क्या बनाता है, धातुमल, यानी गैंग तथा फ्लक्स आपस में मिलकर धातुमल का निर्माण करता है। उसके बाद देखिए गालक या द्रावक, वह पदार्थ जो अगलनीय अशुद्धि से क्रिया कर कम गलनांक वाला धातुमल बनाता है, गालक या द्रावक कहलाता है। अम्लीय गालक, क्षारीय गालक, स्वतः। अब यहाँ देखिए क्षारीय अशुद्धि जैसे FeO को दूर करने के लिए प्रयुक्त SiO2, अम्लीय अशुद्धि जैसे SiO2 को दूर करने के लिए उदाहरण कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं, क्षारीय है। स्वतः अपचयन, वायु अपचयन सिद्धांत, कम क्रियाशील धातु जैसे के ऑक्साइड या सल्फाइड को वायु में गर्म करने पर वह स्वयं ही क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। जैसे में देखिए Cu2S है, सल्फाइड X है ना, ऑक्सीजन के साथ संयोग कराएंगे, यानी भर्जन कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो धातु के ऑक्साइड यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है तथा सल्फर डाइऑक्साइड अशुद्धि के रूप में क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। अगला पॉइंट है विद्युत अपघटनी अपचयन। अत्यंत क्रियाशील धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम के लिए इसे डाउन प्रक्रम भी करते हैं। गलित ऑक्साइड या क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धातु कैथोड पर क्या हो जाता है,
यानी विद्युत धारा प्रवाहित करके अगर हम धातु प्राप्त करते हैं तो इसी को हम लोग विद्युत अपघटनीय अपचयन कहते हैं। देखिए एनोड पर क्लोरीन, कैथोड पर सोडियम आयन। उपयोग उच्च गलनांक वाली धातु जैसे वेनेडियम, टंगस्टन के लिए जो कार्बन द्वारा अपचयित नहीं होती है, तो प्रक्रिया धातु ऑक्साइड और एल्युमिनियम चूर्ण के मिश्रण को मैग्नीशियम और बेरियम ऑक्साइड की सहायता से जलाया जाता है, तो उत्पन्न तीव्र ऊष्मा से एल्युमिनियम ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है और धातु मुक्त हो जाती है। अगला है धातु का शुद्धिकरण, यानी एल्यूमिनोथर्मिक में धातु के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाने के लिए जब हम लोग ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं, तो उसको हम लोग एल्यूमिनोथर्मिक विधि कहते हैं। तो आप देखें कि धातु कर्म के अंतर्गत जितना भी विधि अपनाते हैं उसको हम लोग आज देखे हैं। और इसी तरह के वीडियो में बने रहने के लिए अगर आप 2027 के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एजीएस बिहार बोर्ड से अच्छे से आप 12th के केमिस्ट्री और फिजिक्स तैयारी कर सकते हैं और मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे अगला वीडियो में, धातु का शुद्धिकरण या शोधन के बारे में हम आपको बताएंगे। जय हिंद।